Hello everyone, welcome to my channel and welcome to the second part of the chapter 11 history. And in this video we are just going to continue the topic Japan. Last video में हमने पढ़ा about the political system of Japan. हमने पढ़ा कि कैसे एम्परर से शोगुन्स ने जो है वो पावर ले ली, ठीक है। और शुरुआती टाइम में शोगुन्स कौन थे? टोकुगावा फैमिली के मेंबर्स थे, ठीक है। और शोगुन्स एक्चुअली बोला किन्हें जाता था? मिलिट्री लीडर्स को, जिनके पास ज्यादा पावर आ गई थी। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है शोगुन्स से एम्परर ने दोबारा वापस अपनी पावर ले ली, ठीक है। टॉपिक का नाम है मीजी रेस्टोरेशन। मीजी जो है एक एम्परर का नाम है और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैसे एम्परर जो है वो पावरफुल होते गए, ठीक है। अब देखो, इन 1853 एक पर्सन आए जापान के अंदर जिनका नाम था कोमोडोर मैथ्यू पेरी। ये जापान के अंदर इसलिए आए ताकि ये जापान के गवर्नमेंट से बातचीत करें और ये चीज़ कहें जापान को कि आप जो हो वो यूएसए जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हमने पढ़ा था जापान एक आइसोलेटेड कंट्री थी उस टाइम पर। तो कोमोडोर मैथ्यू पेरी आए जापान के अंदर और इन्होंने कहा कि यूएसए के तरफ से आपको एक प्रपोजल है दैट यू मस्ट बी एन ओपन इकोनॉमी। आपको अपनी इकोनॉमी खोल देनी चाहिए फॉर ऑल द वर्ल्ड कि आप ट्रेड कर सको, ठीक है। 1868 के अंदर एक ऐसी मूवमेंट की गई लोगों द्वारा जिसकी वजह से जो शोगुन्स है वो जो है उनकी पावर बहुत ज्यादा कम हो गई। मतलब शोगुन्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट करी गई इन 1868 और जो एम्परर जिसके पास थोड़ी बहुत पावर बची कुची थी उसे जो है एडो लेके आया गया। मतलब उन्हें जो है एडो लेके आया गया और एम्परर को ज्यादा पावर्स जो है वो दे दी गई। अब ये जो एम्परर हैं ये जो है इन्होंने एडो का नाम जो है वो टोक्यो रख दिया, ठीक है। आज प्रेजेंट टाइम में जापान की कैपिटल है टोक्यो, ठीक है। और टोक्यो का एक्चुअल मीनिंग है ईस्टर्न कैपिटल। मतलब ईस्ट के अंदर जापान की जो कैपिटल है उसे बोला जाता है टोक्यो, ओके। अब जापान को ये सुनने में आया कि जो वेस्टर्न यूरोप है, मतलब कि हमारी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, ठीक है, और कंट्रीज हो गई, वो क्या कर रही हैं? इंडिया और चाइना के ऊपर अपना जो है कंट्रोल बनाने उन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। इन्हें ये सुनने में आया जैसे इंडिया को ब्रिटिशर्स ने जो है कंट्रोल कर लिया, वहां पे अपनी कॉलोनीज बना ली। इन्होंने ये सुना कि यस ऐसा हो रहा है। अब जापान को लगा कि जैसे चाइना इन बातों को इग्नोर कर रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो उनके ऊपर कंट्रोल जमा रही हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जापान ने जो है एक स्लोगन की तरह जो है वो अपनी कंट्री में चलाया जिसे बोला जाता है फुकुकू क्योही, ठीक है। दिस इज इन जापानीज लैंग्वेज। फुकुकू क्योही का मतलब है रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी, कि हम रिच कंट्री हैं और हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई बाहर से आए और हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं जमा सकता, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि एम्परर ने सोचा कि अब तक जो ये लोग हैं हमारे वो सब्जेक्ट्स की तरह थे, मतलब प्रजा थी ये सारी, कि एम्परर की बात माननी है सारे लोगों को। पर इन्हें जो है सिटीजन बनने की भी फीलिंग इनके मन में जगानी होगी दैट यस जापान इज आवर कंट्री, ठीक है, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, ठीक है। ऐसी फीलिंग जगानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया के ऊपर भी जब ब्रिटिशर्स का राज था तब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली जब तक सारे लोग यूनाइटेड होकर ये नहीं उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं करने शुरू करे कि इंडिया इज आवर कंट्री एंड गो अवे फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि हमें जो है अपने सब्जेक्ट्स को सिटीजन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उनके मन में नेशनलिज्म की भावना जगानी पड़ेगी, ठीक है। अब एम्परर जो है वो धीरे धीरे और इम्पोर्टेंट होता चला गया, ठीक है। जो एम्परर सिस्टम है इसे बोला गया एम्परर सिस्टम, कि जितना भी जापान के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है थ्रू एम्परर और ब्यूरोक्रेसी क्या है? तानाशाही लोग, मतलब जो कि मेरिट के बेसिस पे सिलेक्ट किए जाते हैं कि वो परमानेंटली जो है वो काम करेंगे। जैसे आज के टाइम में सिविल सर्वेंट्स है इंडिया के अंदर, वो ब्यूरोक्रेसी है हमारी कंट्री की, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ये तीनों जो है संभाल रही थी कंट्री को, ठीक है। और एम्परर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा
जा रहा था। क्यों? क्योंकि इनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली जो एम्परर है वो सन गॉडेस का जो है डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मतलब सन गॉडेस जो है, सूरज भगवान जो है, उनके उनकी जो आगे की जनरेशन है उनमें से एक जो है एम्परर है हमारे। और इनका जो बर्थडे हुआ करता था तब भी जो है नेशनल हॉलीडे हुआ करती थी, मतलब जापान में सभी की छुट्टी, बिकॉज देर इज दैट डे, ऑन दैट डे देर इज बर्थ डे ऑफ द एम्परर। ठीक है, और एम्परर ने अपने ऑफिशियल्स जो हैं वो वेस्टर्न यूरोप के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भेजने शुरू कर दिए कि आप जो जाके देख के आओ, ठीक है, स्टडी करके आओ कि जो यूरोप के अंदर जो मोनार्कीज हैं, मतलब कि राजा रानी जहाँ पे किसी भी कंट्री में रूल कर रही हैं वो किस टाइप से रूल करते हैं। ठीक है, कि ऐसी क्या क्या अच्छी चीजें हैं हम अपने रूल को बेटर करने के लिए जापान के अंदर सीख सकते हैं फ्रॉम देम, ये चीज स्टडी करके आओ। ठीक है, मतलब इन्होंने बाहर की चीजें जो है वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में कोई वो नहीं की। ठीक है, अपनी डेवलपमेंट के लिए दे हैवंट थॉट अबाउट दिस कि हमें ये चीजें नहीं फॉलो करनी। ठीक है, अब जो है इन्होंने क्या करना शुरू किया, इस चीज के ऊपर काम करना शुरू किया। इन्होंने एक नया स्कूल का सिस्टम बनाया जहां पे बोथ द गर्ल्स एंड बॉयज विल स्टडी। ठीक है, बहुत कम फीस रखी इन्होंने और मॉरल कल्चर जो है सिखाया बच्चों को, मतलब कि उन्हें एक तो देश के लिए लॉयल रहना है, दूसरा एक अच्छा सिटीजन बनना है, ये सारी चीजें भी जो है ऐड करी गई स्टडी के अंदर। ठीक है, और जापानीज हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने कर दिया। उसके बाद वेस्टर्न मॉडल्स से कई अच्छी चीजें भी अडॉप्ट की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वेस्ट से जो है कई टीचर्स बुलाए गए, कई प्रोफेशनल्स बुलाए गए, ताकि एक बारी वो जो है अपनी नॉलेज बता दें, दैट हाउ दे टीच स्टूडेंट्स। ठीक है, ताकि उन्हें भी जो है काफी ज्यादा वो मॉडर्नाइज हो जाए उनके बच्चे भी। तो उन्होंने क्या किया, वेस्ट से बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करी। ठीक है, अब ये जो मीजी गवर्नमेंट है, मीजी गवर्नमेंट मतलब मीजी जो किंग है उनकी सरकार जो है, उसने जापान में एजुकेशन के ऊपर काम किया, हेल्थ के ऊपर काम किया और मिलिट्री के ऊपर काम किया कि हम अपनी कंट्री को स्ट्रांग बनाते चलेंगे ताकि बाहर की कोई कंट्री हमारे ऊपर आके रूल करना ना शुरू कर दे। और मिलिट्री के अंदर इन्होंने एक बात जो है वो कंपल्सरी कर दी कि जितने भी अडल्ट हैं ओवर द ईयर्स ऑफ 20 उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है मिलिट्री में काम करना पड़ेगा। ठीक है, बट इतना सब कुछ अच्छा है इस मीजी गवर्नमेंट के बारे में, कुछ चीजें जो है वो बुरी भी थी इस गवर्नमेंट के बारे में। मतलब कि इन्होंने क्या किया, ये जो मोनार्ची है हमारी, ठीक है, ये जो राजा का रूल है जापान के अंदर, इसने जो है कि अगर कोई भी बंदा पॉलिटिकल ग्रुप बनाना चाहता है पहले जो है वो हमसे पूछेगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी पॉलिटिकल ग्रुप की फॉर्मेशन के ऊपर। देन सेंसरशिप कर दी, मतलब कोई भी पब्लिक के लिए कोई भी चीज जो है न्यूज़पेपर में आनी है या फिर कोई चीज पब्लिश करनी है, पहले सरकार से जो है वो दिखाई जाएगी। ठीक है, देन सरकार परमिशन देगी वेदर टू इशू दिस पर्टिकुलर थिंग और टू नॉट। ठीक है, मतलब एक तरह से बैन सा लगा दिया कि मीजी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ लिख नहीं सकता। उसके बाद मीटिंग्स जितनी भी होनी है जापान में उनके ऊपर बैन लगा दिया। तो लोगों के मन में क्या था कि हमें जो है बेसिक फ्रीडम नहीं मिल रही है। ठीक है, अब जापान ने क्या करना शुरू किया, जापान ने जो है अपनी मिलिट्री जो है, मिलिट्री का क्या था, मिलिट्री सोचती थी कि अब हम अपनी कंट्री को तो डेवलप कर रहे हैं, अब हम और एरियाज को जापान के अंडर लेके आएंगे। ठीक है, इन्होंने चाइना के साथ वॉर लड़ी और रशिया के साथ वॉर लड़ी और दोनों में जापान ही जीता। ठीक है, ये सब कुछ हो रहा था, जापान बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया में अपना जो है कंट्रोल वो करने का कोशिश कर रहा है, जैसे रशिया और चाइना के ऊपर। ठीक है, पर यहाँ पे डेमोक्रेसी, फ्रीडम की जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड उठ रही थी। ठीक है, इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा था जापान, बट डेमोक्रेसी नहीं थी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मीजी रेस्टोरेशन कि कैसे किंग जो है दोबारा से इंपॉर्टेंट हो गया। आगे नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी। मतलब अब ये मीजी जो रिफॉर्म चल रहा है ना, रेस्टोरेशन का क्या मतलब है कि कैसे जापान की डेवलपमेंट कर रहा है और कैसे पुरानी चीजों को छोड़कर नई नई चीजें कर रहा है जापान के अंदर, ये गवर्नमेंट कह लो या फिर राजा जो है वो कह लो। ठीक है, तो अब इन्होंने और भी क्या क्या किया ताकि इनकी इकोनॉमी
ठीक है, कैसे ग्रो करेगी। तो इन्होंने कई रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए। रिफॉर्म्स का क्या मतलब होता है, जब हम पुरानी चीज को छोड़ के कुछ नई चीज लेके आते हैं, दैट यस दीज लॉज विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, तो ये सारी चीजें होती है रिफॉर्म्स। तो सबसे पहली चीज की इन्होंने रेलवे लाइन जो है, रेलवेज एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी। ठीक है, इन्होंने टोक्यो से लेके योकोहामा जो है वहां तक जो है एक रेलवे लाइन बना दी। और ये जो कब हुआ, ऐसा फ्रॉम 1870 शुरू हो गया था और 1872 के अंदर ये रेलवे लाइन बन चुकी थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बाहर से मशीनरी भी मंगवाई, मतलब यूरोप से मशीनरी भी मंगवाई और कई स्किल्ड वर्क फोर्स मंगवाए, मतलब कि जैसे टीचर्स हो गए और फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले स्किल्ड लोग हो गए, ऐसे बुलाने शुरू कर दिए ताकि जापान जो है एक बार इसे टेक्निक्स का पता चल जाए, फिर उसके बाद हम ग्रो कर लेंगे। ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज में मशीनरी मंगवाई और दूसरे लोग जो कि प्रोफेशनल्स है उन्हें बुलाया, टीचर्स को बुलाया, ताकि हमारे जो हमारी यंगर जनरेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है, अब इन्होंने एक और बहुत अच्छी चीज करी, 2 कंपनीज एस्टैब्लिश करी और उन्हें जो है बहुत ज्यादा सब्सिडीज देनी शुरू कर दी, मतलब उन्हें सरकार जो है बहुत हेल्प कर रही थी पैसे के मामले में। वो 2 कंपनीज थी मित्सुबिशी एंड सुमितोमो। ठीक है, ये 2 जो कंपनीज है ये एक्चुअल में करती क्या थी, शिप्स बनाती थी। मतलब जो सी के अंदर जितनी भी शिप्स पहले हुआ करती थी वो खुद जापान में नहीं बनी हुई होती थी, वो बाहर से मंगवाते थे। ठीक है, अब जापान की ये सरकार जो है, मीजी जो हमारे पास एम्परर्स है, उन्होंने क्या किया, मित्सुबिशी और सुमितोमो ये 2 कंपनीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि आप दोनों कंपनीज जो है हम आपको टैक्स कम लेना। ठीक है, ऐसी सारी चीजें करी ताकि खुद की शिप्स बनाए और आज के बाद जो है जापान की खुद की शिप्स जाएंगी, कहीं और से नहीं मंगवाएंगे, जैसे इन्होंने सिल्क के मामले में किया था। राइट, अब इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो पॉपुलेशन जो है हमारी वो इंक्रीज करती जा रही थी। इन्होंने क्या किया कि एक ही जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा लोग ना हो, इन्होंने जो है अपने लोगों को हुकाइडो, जो कि हमने अभी पढ़ा था ना, जापान जो है वो छोटे छोटे आइलैंड्स में बटा हुआ है। हुकाइडो जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है, यहाँ पर बहुत कम लोग रहा करते थे। और हमने ये भी पढ़ा था पॉपुलेशन मेनली जापानीज है पर एक माइनॉरिटी भी है जिन्हें बोलते हैं आइनू पीपल। तो इस हुकाइडो आइलैंड के अंदर आइनो लोग रहते थे और बहुत कम होते थे। तो इन्होंने अपनी जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो रही थी, जैसे हमने पढ़ा था कैपिटल के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही थी, क्योटो के अंदर इंक्रीज कर रही थी, वहां से लोगों को होकाइडो भेजना शुरू कर दिया। अब जब और भी इंक्रीज होगी तो इन्होंने दूसरी कंट्रीज में भेजने शुरू कर दिए, माइग्रेट करने शुरू कर दिए, जैसे हवाई एंड ब्राजील। ठीक है, और जापान के अंदर टाउन्स जो है वो बढ़ती जा रही थी, लोग टाउन्स के अंदर रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। दैट इज अ साइन ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। राइट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, दैट इज इंडस्ट्रियल वर्कर्स। मतलब जापान के अंदर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो कितने ज्यादा इंक्रीज कर रहे थे। अब देखो 1870 के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले लोग सिर्फ 7 लाख हुआ करते थे और 1913 के अंदर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 साल बाद 4 मिलियन लोग हो गए। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज आ गया। और इनमें से ये जो लोग हैं 4 मिलियन, ठीक है, इनमें से आधे से ज्यादा जो है वर्कफोर्स वो फीमेल वर्कर्स करा करती थी। मतलब फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर काम वहां पे किया करती थी। और इंडस्ट्रीज की वजह से जो है अब बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी होनी शुरू हो गई थी। जैसे कि एग्जाम्पल लें तो जैसे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है ताकि हम टिम्बर जो है, लकड़ी जो है वो लेके आए, ठीक है, और उससे और भी जो है काम कर सके। इसकी वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था। तो तानाका शोजो जो है, तानाका शोजो ने एक जो है प्रोटेस्ट मूवमेंट करी विद 800 विलेजर्स कि इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए कुछ करा जाए। ठीक है, जो गवर्नमेंट है इसके लिए कुछ अच्छे कदम उठाए ताकि जितना इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है उसे जो है कम किया जाए। फाइन, तो अब अगले टॉपिक्स वी विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, बट बिफोर दैट if you haven't subscribed to my channel, click the subscribe button and please share my videos with all of your friends. Thank you.